अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर सेवन्थ लेक्चर इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक इन्वायरमेंटल एनालिसिस का। उसमें हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो कि एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर को पता होने चाहिए एक बिज़नेस लॉन्च करने से पहले कि किस इन्वायरमेंट में वो बिज़नेस कर रहा है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वो असरअंदाज कर सकता है या उसके कंट्रोल में हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो जो चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें उसको हमने डिस्कस किया था एज माइक्रो फैक्टर्स, और वो हमने स्वॉट मैट्रिक्स के अंदर कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। और जो चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं उनको हम मैक्रो फैक्टर्स कहते हैं, और वो हम कवर करेंगे आज पेस्टल एनालिसिस के अंदर। और साथ साथ में हम कंपैरेटर एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो न्यू हमारा लेक्चर है, या न्यू टॉपिक कहना चाहिए बिकॉज अगर टाइम बचेगा तो हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग प्लान। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान ओवरऑल। जब हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और कंपेरेटर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर मार्केटिंग प्लान की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये सारे वो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे बिजनेस प्लान के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सो कंटिन्यूइंग विद पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल जो लफ्ज़ है ये एक मुखफ़फ़ है, हर लेटर जो है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्रो फैक्टर्स को ये कवर करती हैं चीज़ें, जो चीज़ें एक बिज़नेस ओनर के कंट्रोल से बाहर हैं, ख़ास तौर पे स्मॉल बिजनेस मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुल्क के अंदर सियासी तौर पे कितनी स्टेबिलिटी है, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो अपनी ड्यूरेशन जो है, अपनी टर्म कंप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बिज़नेस मैनेजर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जब भी आप प्लान्स बनाएं, आप बनाते हैं प्लान्स बेस्ड ऑन जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही होती है, बजट के लिहाज से, इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से जो पॉलिसीज़ सेंट्रल बैंक बना रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म जो टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मुल्क के अंदर, इनकम टैक्स के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ के लिहाज से, सेल्स टैक्स के लिहाज से। तो जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई टैक्स सब्सिडीज़ ऑफर कर रही है कुछ बिजनेसेस को, कोई टैक्स माफ़ी है सर्टन सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो उस पर टैक्स माफ़ है। तो आप चाहते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट अभी पावर में आई है अगर वो 5 साल तक पावर में रहेगी तो इन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में रहेगी 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो आप उस ड्यूरेशन से ज़्यादा प्लानिंग नहीं करेंगे, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग ज़्यादा होगी और ओवरऑल जो है वो इकॉनमी डेवलप नहीं होगी, और आप एज अ बिज़नेस ओनर भी शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म जो है सर्वाइवल कंपनी का वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा एक बिज़नेस मैनेजर के लिए, क्योंकि उसके लिए शॉर्ट टर्म 6 मंथ के लिहाज से प्लान्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसके साथ साथ ये बड़ा मैटर करता है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत की तरफ, जब हुकूमत अपनी पावर सौंप रही होती है दूसरी न्यू गवर्नमेंट को, तो जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस, उनकी अभी जो मुद्दत थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। 1 साल रहता था, 2 साल रहते थे उसके कुछ पॉलिसीज़ को, जो कि उसने आखिरी 2 सालों में अपने हुकूमत के जो है इंट्रोड्यूस करवाए वो रूल्स रेगुलेशंस। तो वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को ऑनर करेगा कि नहीं करेगा, जो जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा मुल्क में, जो नई हुकूमत होगी। असूलन तो होना चाहिए कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, और जो पिछले रूल्स रेगुलेशंस थे उनको ऑनर करना चाहिए, ताकि जो आपके बिज़नेस तबका है, जो ख़ास तौर पे स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस और अपनी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं और पिछली हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको रद्द कर देते हैं। इसका नुकसान जो है वो बिजनेसमैन को होता है। तो ये चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंडर आती है। इसके अलावा जो अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो फिस्कल पॉलिसीज़, जिसमें बजट आ जाएगा, टैक्सेशन के लिहाज से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं मुल्क के अंदर, और उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट्स डिफ़ाइन कर रहा है आपका सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि उसकी बेस पे लोन्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हमने डिस्कस किए थे वो डिफ़ाइन होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही डिफ़ाइन किया हुआ है कि स्मॉल बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है, एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिहाज से, सेल्स टर्नओवर के लिहाज से, और मैक्सिमम आप कितना लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर। उसके बाद है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स, ये चीज़ हमने पहले भी कवर की है। इन्फ्लेशन रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनका जो उतार चढ़ाव है, इन्फ्लेशन रेट का उतार चढ़ाव, इंटरेस्ट रेट का उतार चढ़ाव, वो एक प्रिडिक्टेबल तरीके से होना चाहिए।
आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल्स फोरकास्टिंग का। और फोरकास्टिंग एज अ होल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी मैनेजर के लिए, जब वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहा होता है, डिमांड के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से, ट्रेंड, एक कोई भी चीज़ जो है वो उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये चीज़ें तब ज़्यादा आसान होती हैं उसके लिए कैलकुलेट करना जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हो, चाहे इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ओवरऑल एक मुल्क के अंदर तरक्की जो है वो कि यू आर डेवलपिंग द इकॉनमी, या अगर इवन इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन में भी अगर जा रही है तो एक कम अज़ कम प्रिडिक्टेबल तरीके से जा रही है। आपको पता है कि कुछ अरसे तक ये डाउन साइकिल आएगा, उसके बाद हम दोबारा से मुल्क के अंदर ग्रोथ होगी। हमने वो डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन रेट के ज़रिए सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है एक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, कब ज़्यादा इंकरेज करना है डेवलपमेंट को, कब थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना है, ताकि इन्फ्लेशन रेट्स यानी कि प्राइस का बढ़ना और बढ़ते चले जाना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन ना हो जाए, यानी कि 10% या उससे ज़्यादा ना हो। वो उसको इंटरेस्ट रेट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा नज़र आ रही हो मुल्क के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फिर वो बढ़ा देते हैं कमर्शियल लोन्स के ऊपर, ताकि बिज़नेस तबका जो है वो कम इन्वेस्टमेंट करे। जब इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं तो प्राइस के ऊपर कंपटीशन होता है, प्राइस के ऊपर जब कंपटीशन होता है तो फिर प्राइसेस गिरती हैं और थोड़ी गिरती चली जाएंगी कुछ अरसे तक। और अगर 6% तक पहुंच गई हैं, 5% तक पहुंच गया है इन्फ्लेशन रेट, तो फिर उसको दोबारा से इंक्रीज़ होने देंगे बाय ड्रॉपिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर तो ये चीज़ जो है स्टेबल तरीके से हो रही है और हर दिन जो है एकदम से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो इस तरह को कोई जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रहा। अगर आप अभी देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे इंटरेस्ट रेट्स जो प्रिडिक्टेड है उसका पूरा ग्राफ बना होता है। वो ग्राफ जो है जितने स्टेबल तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता या कम होता है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। एक मुल्क के अंदर जो मज़हब है लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का, रिलीजन, लैंग्वेज जो बोली जाती है या लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, वहाँ की वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कल्चरल इवेंट्स और हॉलीडेज़, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए एक बिज़नेस ओनर को, ख़ास तौर पे अगर वो फॉरेन बिज़नेस ओनर है, किसी और मुल्क से वो आया है बिज़नेस करने मुल्क के अंदर। ये चीज़ इसलिए मैटर करती है क्योंकि जिस मुल्क में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ की जो वैल्यूज़ और बिलीफ्स हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो लोग ज़ाहिर सी बात है आपके बिज़नेस के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे। उस कल्चर के मुताबिक ढलना होता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जब भी कोई बिज़नेस ओनर आएगा, वो लोकल कल्चर के लिहाज से प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेगा और सेल करेगा। मैकडोनल्ड्स की मिसाल ले लें, कोई भी बल्कि जितने भी फ़ॉरेन फ्रेंचाइजीज़ हैं फूड एंड बेवरेजेस की, पाकिस्तान में जब भी आएंगे तो हलाल प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, लोकल लैंग्वेज में इश्तिहार चलाएँगे। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते और चेंज करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और रेट ऑफ अडॉप्शन। मुल्क के अंदर ओवरऑल टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जो है लोग अडॉप्ट करते हैं, ख़ास तौर पे वो टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन के साथ मुंसलिक है और ख़रीदो फ़रोख्त के साथ मुंसलिक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लें, कितनी जल्दी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, कितना कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। रेट ऑफ अडॉप्शन, सेल फ़ोन यूजेज कितना है, इंटरनेट यूजेज कितना है, इसकी बेसिस पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है अपना मैसेज, प्रमोशनल मैसेज जो है कंज्यूमर्स को। ज़्यादा कॉमनली वो कैसे इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी है या न्यूज़पेपर्स हैं या बिल बोर्ड्स हैं, या नॉन ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है, ऑनलाइन एड्स आ जाते हैं। तो आप उसके लिहाज से अपनी फिर पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं और ख़ासतौर पर प्रोडक्शन एंड पर भी मैटर करती हैं। जो ओवरऑल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मशीनरी के लिहाज से, कोई सॉफ्टवेयर ऐसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में डिफ़ाइंड हैं फोरकास्टिंग के लिहाज से, तो अगर आप वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ज़ाहिर सी बात है आप पीछे रह जाएंगे अपने कंपैरेटर से। तो जो चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आपने वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है और आपने यूज़ करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है लीगल फैक्टर्स, लॉ, जो ओवरऑल बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ मुल्क के अंदर। टैक्सेशन वाली बात भी आ गई, वो पॉलिसी में आता है, गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है। कुछ लॉज जो हैं वो डिफ़ाइंड होते हैं, उनमें कुछ थोड़ी बहुत तरमीम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वो डिफ़ाइंड है। जैसे कंज्यूमर लॉज डिफ़ाइंड हैं, लेबर लॉज मुल्क के अंदर डिफ़ाइंड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जिसमें ट्रेड मार्क्स, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स आ जाते हैं। आपका जो लोगो है वो आपका ट्रेडमार्क है, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में, आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं। जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो नया डिज़ाइन है,
जैसे कि सेल फोन्स में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों में हो सकता है। आपने कोई ऐसी इनोवेशन की है टेक्नोलॉजी में जो कि आपकी इनोवेशन है, तो वो चीज़ जो है आप फिर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पेटेंट जो है पाकिस्तान में 20 साल तक होता है। ओनरशिप, ट्रेडमार्क्स जो हैं वो 10 साल की ओनरशिप होती है, उसके बाद उसको रिन्यू करवा सकते हैं फॉर अनदर 10 ईयर्स। और कॉपीराइट्स जो होते हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ की बेस पर होता है। म्यूज़िक के लिहाज से हो सकता है, आपने कोई ऐड बनाया तो ऐड जो है वो आपकी कॉपीराइट के अंडर हो सकता है। कॉपीराइट्स जो हैं वो जिस बंदे ने बनाया है उसकी पूरी लाइफ टाइम प्लस 50 साल उसके मरने के बाद भी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास वो चीज़ रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं, ताकि ये चीज़ें आप लीगली प्रोटेक्शन में लेकर आते हैं अपनी, और आप कोशिश करते हैं कि अगर कोई कॉपी करे तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ये जो लॉज हैं कुछ ममालिक के अंदर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होते हैं, कुछ में इतने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं होते। जैसे लेबर लॉज की बात अगर हम करें तो चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत से ममालिक में जो है वो इलीगल है, लेकिन कुछ ममालिक में इलीगल होने के बावजूद भी फिर भी चाइल्ड लेबर काफ़ी कॉमन है। बहुत सी एशियन कंट्रीज ऐसी हैं, बेशक लीगल है लेकिन अनएथिकल हो सकता है। तो आपने उस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि जी अगर ओवरऑल उसका इमेज कंपनी का ख़राब होता है, जैसे नाइकी के बारे में हुआ था, ये उनका इशू फिलीपींस में, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाइना में करते हैं प्रोडक्शन, वहाँ के लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, वहाँ पर ओवर वर्किंग बहुत ज़्यादा है, अंडर पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और ये चीज़ें जो हैं ये फिर लेबर लॉज बेशक वहाँ पर इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं या उनके बारे में क्लियर लॉज नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी के जो है वो इमेज ख़राब होता है। और ये चीज़ स्मॉल बिजनेस वाले ओनर को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसका बिलाखिर गोल तो यही है कि हमने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है। स्मॉल बिजनेस से हमने उसको मीडियम एंटरप्राइज तक ले जाना है, मीडियम एंटरप्राइज के बाद हो सकता है वो मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहे उसको। तो इसलिए इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, जो मुल्क के या जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है उसके लॉज को फॉलो करना चाहिए। और आखिर है जी, आखिर में इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसमें वेदर क्लाइमेट के फैक्टर्स को कंसिडर करना। नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुछ ममालिक में सैलाब ज़्यादा आते हैं, कुछ में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, कुछ में समुद्री तूफ़ान, जैसे बांग्लादेश की मिसाल लें, तो वो किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली आपके बिज़नेस को, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना। और एमिशन लॉज, वो लीगल फैक्टर भी है और इकोलॉजिकल फैक्टर भी है। एमिशन लॉज होते हैं कितनी आप एयर पोल्यूशन प्रोडक्शन के लिहाज से कर सकते हैं, कितनी वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल आप प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो आप अगर नदी में बहा रहे हैं, रिवर्स में बहा रहे हैं, तो किस हद तक वो कर सकते हैं। इनके बारे में क्लियर लॉज हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। अगर आप ISO 14000 की सर्टिफिकेशन लेना चाहें तो उनके मुताबिक आपको एमिशन लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। एक ख़ास हद तक आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती हैं CFCs, वो एक ख़ास हद तक रिलीज़ हो सकती हैं इन्वायरमेंट में। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ जगहों पे तो ये लीगली रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जगहों पे लेकिन आप उसको एज ए साइन ऑफ CSR शो कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और PR के लिए अच्छी चीज़ है, गुडविल के लिए वो चीज़ अच्छी है। तो ये फैक्टर्स जो हैं सारे, दीज आर पेस्टल एनालिसिस फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स हैं ये सारे। आप चेंज इनमें से किसी चीज़ को नहीं कर सकते, इसके मुताबिक ख़ुद जो है बिज़नेस को चेंज होना पड़ेगा, बिज़नेस मैनेजर को इसके मुताबिक, इन चीज़ों के मुताबिक अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ मैक्रो एनालिसिस। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपैरेटर एनालिसिस। कुछ बिजनेस प्लान्स में कंपैरेटर एनालिसिस जो है वो एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंडर ही डिस्कस किया जाता है आफ्टर माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, और कुछ के अंदर एनवायरमेंटल एनालिसिस को पहले डिस्कस करके जो नेक्स्ट हेडिंग होती है फिर वो कंपैरेटर एनालिसिस होती है। इसके अंदर जो सबसे कॉमन मॉडल यूज़ होता है दैट इज़ 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पोर्टर रिसर्चर है, उसने ये एनालिसिस डिफ़ाइन किया था कि किसी भी मार्केट के अंदर 5 फोर्सेस होती हैं जो कि आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं एज अ बिज़नेस ओनर, एज अ बिज़नेस मैनेजर। सबसे पहले जो है ग्रीन जो सर्कल है उसके अंदर लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। इसमें है जी इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग करंट कंपेरेटर्स। जो आपका डायरेक्ट कंपेरेटर है उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, जो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बना रहा है और सेम मार्केट में सेल कर रहा है। आपका कंपटीशन उसके साथ सिर्फ एक लेवल पे नहीं है, सिर्फ कस्टमर के लिहाज से नहीं है, आप बल्कि सप्लायर के लिहाज से भी उसके साथ कंपटीशन में है कि आपको सेम रॉ मटेरियल सप्लायर मिलेंगे मार्केट में, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी आप उसके साथ कंपटीशन में है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं होल सेलर और रिटेलर, उसके ऊपर भी कंपटीशन आपका हो रहा होगा विद द राइवल्स, जैसे कोक और पेप्सी डायरेक्ट राइवल्स हैं एक दूसरे के। तो पहले तो आप उसको एनालाइज करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखते हैं जी सब्सटीट्यूट्स को, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स जो नीचे लिखा हुआ है। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट वो है जो कि सेम नीड सेटिस्फाई करे कस्टमर की, लेकिन
बाय नेचर वो प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे टी और कॉफ़ी जो हैं वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। तो टी ब्रांड्स एक दूसरे को डायरेक्ट राइवल्स कंसिडर करेंगे, कॉफ़ी ब्रांड्स एक दूसरे को डायरेक्ट राइवल्स कंसिडर करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को भी राइवल्स कंसिडर करते हैं, टी ब्रांड्स और कॉफ़ी ब्रांड्स, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स हैं। इसी तरह से जितने भी रिफ़्रेशमेंट्स के लिहाज से बेवरेज इंडस्ट्री में कोला वाले जो हैं वो एक पूरा सेक्टर है, लेकिन जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं जैसे रेड बुल है वो भी उनके सब्सटीट्यूट्स में आते हैं। इवन जूसेस जो हैं वो भी सब्सटीट्यूट्स में आते हैं, क्योंकि वो सेम नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं रिफ़्रेशमेंट के लिहाज से। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूट्स, आपने उनको भी कंसिडर करना है। उसके बाद है जी न्यू एंट्रेंट्स, जो ऊपर लिखा हुआ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अगर तो स्मॉल बिजनेस मैनेजर सिचुएशन में न्यू एंट्री कर रहा है अपने बिजनेस की, तो वो खुद न्यू एंट्रेंट है, और उसके साथ हो सकता है कुछ और बिजनेसेस भी सेम मार्केट में एंट्री कर रहे हो। अगर वो कुछ देर से सर्वाइव कर रहा है मार्केट में और इस्टेब्लिश हो चुका है 4-5 साल के लिहाज से वो मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, तो वो फिर न्यू एंट्रेंट्स को ज़्यादा गौर से देखेगा कि जी उसके बाद कौन से बिजनेसेस हैं जो कि मार्केट में एंटर हुए हैं, जो अभी तो उसके लिए इशू नहीं क्रिएट करे, लेकिन बाद में हो सकता है उसके लिए इशू क्रिएट कर सकें। उसके बाद है जी सप्लायर्स और बायर्स। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है और बारगेनिंग पावर ऑफ बायर। सप्लायर अगर मार्केट में कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो सप्लायर कम है मार्केट में, अगर एक ही सप्लायर है या दो सप्लायर हैं किसी रॉ मटेरियल के लिहाज से, तो वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस चार्ज करेंगे और आपको उसी सप्लायर से लेना पड़ेगा। अगर सप्लायर मार्केट में ज़्यादा हैं तो कंपटीशन कम होगा, आप एक अपने सप्लायर जो है वो चेंज कर सकते हैं, और कोई बेहतर प्राइसेस ऑफर कर रहा है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जिसमें बिजनेस बायर्स भी आते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर या रिटेलर, या डायरेक्टली जो आपका एंड यूज़र है जो कंज्यूमर है वो भी आ जाता है इसके अंदर। बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स, अगर ज़्यादा हैं बायर्स तो कंपटीशन कम होगा, अगर कम हैं बायर्स तो कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा उस मार्केट के अंदर। तो ये फैक्टर सारे जो हैं ये असरअंदाज करते हैं कंपटीशन को। दैट इज़ कंपैरेटर एनालिसिस। सो दैट इज़ द एंड ऑफ जो हमने प्रीवियसली डिस्कशन स्टार्ट की थी इन्वायरमेंटल और कंपैरेटर एनालिसिस। बात शुरू हुई थी लास्ट लेक्चर में विजन और मिशन स्टेटमेंट, जो पहला स्टेप है किसी भी बिजनेस प्लान का, आप पहले वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें आप माइक्रो फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं थ्रू स्वॉट, और मैक्रो फैक्टर्स को करते हैं थ्रू पेस्टल एनालिसिस। उसके बाद आप करेंगे जी कंपैरेटर एनालिसिस। सो ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इस सीरीज़ के अंदर, दैट इज़ द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं, जो फाउंडेशन है किसी भी मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो ट्रेडिशनली हम पढ़ाते हैं जी, दैट इज़ 4 P's में 4 P's, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कुछ बुक्स के अंदर 7 P's भी होते हैं, वो उसमें आप पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेसेस भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारी डिस्कशन जो है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में उसमें 4 P's काफ़ी हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो पहले उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, बाद में जाके जो प्राइस वाला टॉपिक है कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के अंडर। ओके जी, सो फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विस में थोड़ा डिफरेंस होता है जी। प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ ऑफ कंजम्पशन। इसमें शर्त यह है कि ये फिज़िकली मौजूद होता है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक शर्ट अगर आप लेने गए हैं तो दैट इज़ ए प्रोडक्ट। सर्विस जो है इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल, वेरिएबल और पेरिशेबल। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विस को, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। सो बैंकिंग इज़ अ सर्विस फॉर एग्जांपल, टूरिज़्म इज़ अ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ सर्विस। इसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, इंटेंजिबल होती है। जो चीज़ देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल होती है। इनसेपरेबल, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस को। वेरिएबल, क्योंकि जितनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी अपनी जो स्किल लेवल है उसकी बेस पर सर्विस में वेरिएशन आ सकती है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है इसमें वेरिएशन नहीं होती है, जैसे एटीएम की मिसाल ले लें। ऑटोमेटेड टेलर जो मशीन है, एटीएम जो है उसमें अगर एटीएम चल रहा है तो सबके लिए सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है। एक बैंक टेलर जो है उसकी सर्विस में वेरिएशन आ सकती है। सुबह के टाइम वो अगर बैठा हुआ है तो तब वो एक्टिव हो सकता है, दिन के एंड तक हो सकता है वो थक जाए, तो तब वो अपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो सकता है ना कर सके।
तो वेरिएशन उसमें आ सकती है, ह्यूमन एलिमेंट जो है उसकी वजह से वेरिएशन आती है सर्विस में। पेरिशेबल, जैसे ही सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसी वक्त वो कंज्यूम हो जाती है, उसको आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है जी दो टॉपिक्स आते हैं प्रोडक्ट के अंडर, एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उनके फिगर्स हम देख लेते हैं, एक आइडिया होना चाहिए कि जी व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लें, उसकी एक लाइफ टाइम होगी। इंट्रोडक्शन जब अब होती है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, उसके बाद वो ग्रोथ की फेज़ में जाता है, जब वो बहुत बिकता है प्रोडक्ट और अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज़ कर रहा होता है, एक पीक पे वो पहुंचेगा, उसको मैच्योरिटी कहेंगे। मैच्योरिटी के बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा, और ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, कुछ की जो है वो कई कई साल चलते हैं, और बल्कि जैसे कोक की मिसाल है, कोक लेट 1800s में लॉन्च हुई थी और अभी तक चलता आ रहा है, तो 100 मोर देन 100 ईयर्स उसका लाइफ साइकिल चल रहा है। मैच्योरिटी पे वो पहुंचा हुआ है लेकिन वो डिक्लाइन में भी तक नहीं गया। सो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सेल फोन्स की मिसाल लें, मैक्सिमम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेल फोन की 2 साल होती है, उसके बाद नया फ़ोन आ जाता है। इवन इन सम केसेस 1 साल होती है और उसके बाद नया फ़ोन आ जाता है। तो सम प्रोडक्ट्स हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, सम हैव वेरी लॉन्ग लाइफ साइकिल्स। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस आप अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है कि जब आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। हर नया जो प्रोडक्ट है उसको आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होता है। आइडिया पहले आता है जेन में, और आइडिया हमेशा आता है बेस्ड ऑन मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च, कि जी नीड है कि नहीं है। दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। कई दफ़ा रिसर्च पहले करते हैं और आइडिया जनरेशन जो है वो साथ साथ चल रही होती है, बट मोस्ट केसेस किसी के जेन में आइडिया आएगा प्रोडक्ट के बारे में तो फिर वो रिसर्च करेगा उसके बारे में। उसके बाद आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग उसे कहते हैं। प्रोटोटाइप बनाना यानी कि एक सैम्पल बनाना, उसको टेस्ट करना मार्केट में। और इसमें बहुत से तरीके होते हैं टेस्ट करने के। एक तो तरीका जो है उसको सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं। सॉफ्ट लॉन्च के अंदर आप प्रोडक्ट बनाकर दुकानदार के पास रखवा देंगे और उससे फिर बाद में फ़ीडबैक लेंगे, जी कस्टमर्स ने उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उसका फ़ीडबैक पॉजिटिव था या नेगेटिव था। लेज़ वाले ऐसे अक्सर करते हैं, न्यू फ्लेवर्स उनके जब आते हैं तो कुछ दुकानदारों के पास वो रख देंगे, कुछ सुपर मार्केट्स में रख देंगे, और फीडबैक देखेंगे फिर कंज्यूमर का, और वो दुकानदार के ज़रिए थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर फीडबैक जो है वो लेंगे, और उसके लिहाज से वो डिसाइड करेंगे जी कब हमने इसको प्रॉपर्ली लॉन्च करना है। टेस्टिंग की एक और मिसाल ये भी कि आप फ्री सैम्पल्स दे सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल वाले करते हैं। डॉक्टर्स को वो फ्री सैम्पल्स देते हैं मेडिसिन के। टेस्टिंग के अंडर जो है आप फोकस ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ टेस्टिंग फेज़, और उनको प्रोडक्ट दें, वो इस्तेमाल करें कुछ अर्सा, और आपको फ़ीडबैक प्रोवाइड करें, कस्टमर फ़ीडबैक डायरेक्टली उनसे लें। ऑनलाइन सर्विसेज में ऐसे अक्सर होता है कि कुछ जो उनकी सर्विसेज हैं आप चूज़ कर सकते हैं कि आप इस्तेमाल करना चाहें कि ना करना चाहें। जैसे यूट्यूब वाले ऐसे अक्सर करते हैं कि जो डिफरेंट सर्विसेज आती हैं, जैसे यूट्यूब का जो म्यूज़िक वाली सर्विस है उसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जी फ्री ट्रायल्स ऑफ़र करते हैं, कुछ अर्से के लिए आप वो सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूट्यूब रेड वाली ऑप्शन है जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, उसमें जो पेड सर्विस है लेकिन उसका एक फ्री वर्जन जो है वो टेस्टिंग के लिए मौजूद है, अगर कोई शख्स इस्तेमाल करना चाहे, उसको सैम्पल करना चाहे। इन सब चीज़ों को फिर आप एनालाइज करते हैं और फिर आप कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं। इसको इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, जो आप एक्चुअली लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी बजटिंग करते हैं कि उसको बनाने में कितना ख़र्चा आपका आएगा, उसकी जो मार्केटिंग का बजट है वो डिफ़ाइन होता है, और प्रॉपरली उसको फिर लॉन्च किया जाता है मार्केट में। सो ये पूरे जो एक स्टेजेस में डिवाइड हमने किया, दैट इज़ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्राइस। प्राइस के अंदर 4 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कॉमनली हम डिस्कस करते हैं, जो बेसिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको हम अभी कवर करेंगे, और बाद में जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी का जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ डिफ़ाइन कर सकता है एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर, और किस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो एक स्मॉल बिजनेस मैनेजर को आ सकते हैं, फेस करने पड़ते हैं प्राइसिंग के लिहाज से। जब हम सिर्फ बेसिक स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये मॉडल डिस्कस करते हैं जी पोर्टर का, जेनेरिक स्ट्रेटजीज़। उसने डिफ़ाइन किया है कि जी अगर आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो डिफ़ाइंड है और स्कोप डिफ़ाइंड है। स्कोप से मुराद है कि आप किस हद तक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, ब्रॉड स्कोप है या नैरो स्कोप है। और कंपैरेटिव एडवांटेज आपका जो है वो दो बेसिस पर हो सकता है, या तो कॉस्ट की बेसिस पे या डिफ्रेंसिएशन की बेस पे। कॉस्ट से मुराद है कि प्राइस जो है वो आप कम चार्ज कर रहे हैं, और सहूलत जो है वो ये है
कस्टमर को कि उसको कम प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी और कंपेरेटर से ज़्यादा एडवांटेज ये दे रहे हैं बाय चार्जिंग लेस। और प्राइस अब आप तभी कम कर सकते हैं जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल कम है। दूसरा है जी डिफ्रेंसीशन, जो अमूमन आप डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वालिटी के बेस पे, उसमें आप प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज पे करते हैं। प्रीमियम प्राइस हमेशा बेहतर क्वालिटी पे चार्ज की जाती है। सो दोज आर द टू सोर्सेज ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 स्ट्रेटजीज हमारे सामने आती हैं। अगर तो स्कोप ब्रॉड है, वसी लेवल पे आप मैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो कॉस्ट की बेस पे, यानी कि आप प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उसको कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। कि ओवरऑल आपको फिर आपका गोल ये होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिहाज से आप मार्केट लीडर हैं। आपसे कम जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बेस पर कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको हाईली एफिशिएंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन के लिहाज से रॉ मटेरियल जहाँ जहाँ पे आप कम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट आप कम करेंगे। एक मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल आप मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके अलावा जहाँ पर भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं आप करेंगे, क्योंकि आपने ओवरऑल प्राइस को कम रखना है। वो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज है मार्केट में। तो जितनी भी चीज़ें इसमें स्टेशनरी की मिसाल लें, बॉल पेन्स की मिसाल लें, बॉल पेन्स जो हैं वो जो भी बॉल पेन मैन्युफैक्चरर होगा वो कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो करेगा। उसके बाद है जी डिफ्रेंसीशन, जिसमें स्कोप आपका ब्रॉड है लेकिन क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप डिफ्रेंसीशन यूज़ करेंगे और कोशिश होगी कि जी हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ़र करें या कम अज़ कम कंपेरेटर्स से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ़र की जाए, और आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड अपनी रखें। तो शॉपिंग मॉल्स की मिसाल ले सकते हैं। ओवरऑल उसमें कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लोथिंग के अंदर आ सकते हैं, जैसे आउटफिट की मिसाल ले लें या फिर खाड़ी की मिसाल ले लें, वो डिफ्रेंसीशन में आते हैं। उसके बाद फोकस की मिसाल है जी। फोकस स्ट्रेटजी में शर्त है कि आपका स्कोप नैरो है, यानी कि आप बहुत एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करें मार्केट में। उसको नीच मार्केट भी कहते हैं या निच मार्केट भी कहते हैं, ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंसिएशन नीच है, NICHE। सेगमेंट का भी सेगमेंट आप टारगेट कर रहे हैं। अगर तो उस सेगमेंट में आप कॉस्ट को फोकस बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट फोकस है। अगर आप उस सेगमेंट में आप क्वालिटी को फोकस बना रहे हैं तो वो डिफ्रेंसीशन है। इसकी बेस्ट मिसाल आप टेलर्स की ले लें। अब एक टेलर है जो कि एक मोहल्ले में बैठा हुआ है और उस मोहल्ले को ही डील कर रहा है और वो कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ उस एक मोहल्ले में उसके सारे ग्राहक हैं, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट फोकस। डिफ्रेंसीशन फोकस की मिसाल ले लें कि जी एक डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर, उसकी सिर्फ एक ही बुटीक है पूरे शहर में, और वो उसकी जो क्लाइंटेल है ओवरऑल वो प्रीमियम प्राइस की बेस पर और हाईएस्ट क्वालिटी की बेस पर वो उसके साथ वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके परचेस करते हैं। है वो भी एक फोकस्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दुकान है उसकी पूरे शहर में और वो उसके क्लाइंट्स भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल लेवल पे जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, लेकिन वो डिफ्रेंसीशन कर रहा है क्वालिटी की बेस पे। तो ये डिफ्रेंसीशन फोकस है। दीज आर 4 स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइसेस। इनके जो फर्दर आगे डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे एक सेपरेट टॉपिक के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 पीज़ में थर्ड पी जो है वो प्लेस है। प्लेस से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम आगे कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है आप डायरेक्टली खुद सेल कर रहे हैं कस्टमर को। आपके अपने आउटलेट्स हैं या आप अगर ऑनलाइन सेल करें तो आपकी वेबसाइट के ज़रिए वो आपको कांटेक्ट कर रहा है। उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि कोई दुकानदार नहीं है जो कि मिडल मैन है। आप डायरेक्टली उसको कांटेक्ट कर रहे हैं या वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है कस्टमर। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि जाहिर सी बात है आप किसी के ज़रिए सेल कर रहे हैं। कोई ना कोई मिडल मैन है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होल सेलर या रिटेलर, जिसकी दुकान पे आपका प्रोडक्ट पड़ा है और वो आपके बिहाफ पे सेल कर रहा है। उसके बाद है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप वसी लेवल पर मैस प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट और आप चाहते हैं कि हर दुकान पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जैसे कोक या पेप्सी की मिसाल ले रहे हैं, वो हर कॉर्नर शॉप पे चाहते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो। फिर है जी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ सिलेक्टिव आउटलेट्स पे आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो। सो इट कैन बी कि जी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपके रेस्टोरेंट्स की मिसाल है, ख़ासतौर पे फास्ट फूड आउटलेट्स जैसे KFC की मिसाल है या मैकडोनल्ड्स की मिसाल है। उनके अपने आउटलेट्स भी हैं, लेकिन सिलेक्टिवली वो शॉपिंग मॉल्स के जो फूड कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। फिर है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ आप अपने आउटलेट्स पे सेल करते हैं वो प्रोडक्ट और वो कहीं भी और दस्तयाब
नहीं है वो प्रोडक्ट. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. ओके जी. लास्ट जो पी है दैट इज़ प्रमोशन. प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ट्रेडिशनली 6 होती हैं, वो आगे लिखी हुई हैं आपके सामने जी. दे आर एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव या इंटरनेट मार्केटिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस, और फाइनली पर्सनल सेलिंग. इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके ज़हन में आइडिया होना चाहिए. एडवर्टाइजिंग से मुराद टीवी एड्स, बिलबोर्ड एड्स, रेडियो एड्स, प्रिंट मीडिया. इन चीज़ों में जो है अगर आप इश्तिहार अपना दे रहे हैं तो दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग से मुराद है कि डायरेक्टली प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करना कंज्यूमर को. जैसे सेल फोन पे अक्सर मैसेजेस आते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं, यूफोन हो गया, जैज़ हो गया, तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको टेक्स्ट करता है अबाउट डिफरेंट पैकेजेस. अगर आपने कोई रेस्टोरेंट के भी मैसेजेस अक्सर आ रहे होते हैं, अगर कोई डील्स हैं फास्ट फूड के लिहाज से, तो वो भी डायरेक्टली आपको मैसेज कई दफ़ा आ जाते हैं. तो ये मिसाल डायरेक्ट मार्केटिंग की है. इसकी एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि जो ब्रोशर आपको मिलता है रेस्टोरेंट पे, जो मेन्यू है फास्ट फूड मेन्यू, वो भी मिसाल इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग की है. उसके बाद जी इंटरैक्टिव या इंटरनेट मार्केटिंग. ऑनलाइन जितनी भी मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर जो यूट्यूब एड्स की मिसाल ले लें, वो ऑनलाइन मार्केटिंग में आ जाएगा. फिर सेल्स प्रमोशन है. सेल्स प्रमोशन का मकसद होता है शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो प्राइस डिस्काउंट ऑफ़र करके, बाय टू गेट वन फ्री इस तरह के ऑफ़र दे के, कूपन्स ऑफ़र करके, लॉयल्टी कार्ड्स दे के, ये चीज़ें सेल्स प्रमोशन के अंदर आ जाएंगी. फिर है जी पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस के अंदर चैरिटीज़ को सपोर्ट करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा देना, उस इवेंट को स्पॉन्सर करना. जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक कल्चरल नाइट है या कॉन्सर्ट है, उसको स्पॉन्सर करना, किसी जॉब फेयर को स्पॉन्सर करना एज अ बिज़नेस, तो वो पब्लिक रिलेशंस में आ जाता है. सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स या ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर करना ताकि आपके बिहाफ पे वो आपका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करें, वो भी पीआर के अंडर आता है. फिर है जी पर्सनल सेलिंग. उसमें डायरेक्टली आपका नुमाइंदा जो है वो जाके मिलता है कस्टमर से, चाहे वो बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है, या फिर वो डायरेक्टली कंज्यूमर से मिल रहा है, B2C, तो वो पर्सनल सेलिंग के अंडर आ जाएगा. तो ये जी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो कि अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं. सो दैट इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग. वहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो जाती है अबाउट ओवरऑल मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या चीज़ें होंगी. फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं. द 7 सेंटेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी. कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाए, स्ट्रेटजी का लफ्ज़ जो होता है हमेशा यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से, 1 साल से ज़्यादा जो प्लानिंग है. तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो, इसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो स्मॉल बिजनेस मैनेजर जो है वो अपने आप से पूछ सकता है जब भी वो अपनी टीम के साथ कोई मीटिंग कर रहा है, उसमें ये क्वेश्चंस मद्देनज़र रख सकते हैं. तो पहला है जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर मार्केटिंग. कि आप मार्केटिंग जो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वो किस लिए कर रहे हैं. अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जो है इंट्रोडक्शन जो है वो मैटर करती है, क्योंकि आप जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको नहीं पता कि आपका बिज़नेस क्या है, आपके यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज आपका क्या है, आप किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फ्रॉम राइवल्स. तो वो चीज़ आपने कन्वे करनी है. अगर तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और आप सिर्फ याद दहानी के लिए इश्तिहार बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका फोकस है, इस बात है वो डिफरेंट होता है. तो पर्पस ऑफ मार्केटिंग डिफाइन किया जाए. उसके बाद है जी, हु इज़ योर टारगेट मार्केट. तो मार्केट एनालिसिस करते वक्त कस्टमर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. डेमोग्राफिक्स स्टडी किए जाते हैं एज के लिहाज से, इनकम, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं ताकि आपको पता चले कि आपका जो मेन जो आपके कस्टमर है वो ओवरऑल कौन है. व्हाट इज़ योर नीश. उसमें फ़र्दर सेगमेंटेशन की जाती है और देखा जाता है कि किसी बहुत ही छोटे से सेगमेंट को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादातरी जो है आपकी हो सकती है, मोनोपोली हो सकती है. व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज. व्हाट इज़ द कंपनीज आइडेंटिटी. ओवरऑल जो कंपनी की जो एक पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी है, उसके लिहाज से मार्केटिंग जो है वो करनी चाहिए. तो इसमें विजन और मिशन स्टेटमेंट जो हैं वो मद्देनज़र रखे जाते हैं, और उसकी बेस पे मार्केटिंग प्लान का भी एक मार्केटिंग विजन और मिशन बनाया जाता है. What tactics, strategies and weapons will you use to carry out your marketing. ये promotional activities की बात हो रही है. Tactics हमेशा short term plans होते हैं, 12 महीने से कम, और strategies long term. How much money will you spend on your marketing. In other words, what is your marketing budget. उसके बाद है जी, answering these 7 questions will give you an outline of your company's marketing plan. Implementing a successful marketing plan boils down to 2 essentials. कि सबसे important जो points हैं वो ये 2 हैं कि having a thorough understanding of your target market
इंक्लूडिंग व्हाट कस्टमर्स वांट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो फोकस हमेशा जो है वो आपका कस्टमर के ऊपर होना चाहिए, उसकी क्या नीड्स और वांट्स हैं और क्या डिमांड्स हैं। नीड जो होती है वो लिमिटेड होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल हाँ, जो फूड है वो एक नीड है, किस तरह का फूड वो वांट्स में आता है। फास्ट फूड हो सकता है, देसी फूड हो सकता है, ओरिएंटल या यूरोपियन, वट एवर इट इज़। और डिमांड जो होती है, कस्टमर डिमांड, उसकी डेफिनेशन होती है मार्केटिंग प्लान के अंदर कि जो वांट है कस्टमर की, वो उस वांट को अचीव करने के लिए उसके पास बाइंग पावर है कि नहीं है। ठीक है जी, तो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लें आप, तो आपके पास डिमांड आ जाती है। वांट प्लस परचेसिंग पावर इज इक्वल टू डिमांड। तो वो चीज़ें आप स्टडी करें, डेमोग्राफिक्स को स्टडी करें, आपके पास एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, एक ऑडियंस प्रोफाइल आ जाएगा कि आपके कस्टमर हैं कौन। सेकंड पॉइंट है जी, आइडेंटिफाइंग द ऑब्स्टिकल्स दैट स्टैंड इन योर वे ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। उसमें कंपटीशन, बैरियर टू एंट्री, मार्केट में एंट्री के कोई बैरियर्स हो सकते हैं, सेटअप कॉस्ट क्या है फॉर एग्जांपल, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, बजट्स, नॉलेज एंड अदर्स। तो ये स्वॉट और पेस्टल एनालिसिस में चीज़ें कवर हो जाती हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन को। सेल्स फोरकास्टिंग मेथड्स कुछ हैं वो डिस्कस करेंगे, और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उनको थोड़ा और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की जो आपने असाइनमेंट जो है वो जमा करानी है एज अटेंडेंस समरी करके। थैंक यू।